हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट जो हमारा टेंस का लेक्चर था उसमें हमने टेंस के बारे में बहुत सारी ऐसे डिस्कशन किए जिनमें से कुछ चीज़ें हमें पहले से पता थी और कुछ जो न्यू डेटा है या कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमने वहाँ पर देखे थे। एक अलग तरह की डेफिनेशन हम लोगों ने वहाँ डिस्कस करने की कोशिश की थी कि कैसे टाइम और एक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं। फिर सिचुएशन और एक्शन का भी एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं। टाइम पर होने वाले या टाइम के अकॉर्डिंग होने वाले जो डिस्क्रिप्शंस हैं या जो इंट्रोडक्शंस हैं उन पर किस तरीके से वाक्य बनाया जाता है, इसके बारे में भी हमने एक शॉर्ट डिस्कशन वहाँ पर किया था। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो एक्शन है उसके चार कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं या उसका किस तरह का स्टैंड है एक सेंटेंस के अंदर, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को देखा। प्रेजेंट टेंस में हमने ये भी देखा कि जिसे हम कई बार गलती से बिना सोचे समझे पास्ट टेंस मान लेते हैं, वो एक्चुअली पास्ट होता नहीं है ना, क्योंकि उसका पास्ट होना उस पर डिपेंड करेगा कि एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हुआ है या पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और फ्यूचर में फिर किस तरीके से होती है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वो लेक्चर ज़रूर देख करके आएँ, ताकि अगर कोई रेफरेंस आता है पिछले लेक्चर से तो आप उसे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है गाइस, सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बार हमारे पास लेक्चर में हमारे पास क्या क्या है। तो जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ टेंस के बारे में, हम किसके बारे में बात करते हैं? स्टडी ऑफ टेंस के बारे में, यानी कि टेंस का अध्ययन जब हम करने जाएंगे तो हमें वहां पर दो चीजें देखनी होंगी। कितनी चीजें देखनी होगी? दो चीजें हमें वहां पर देखनी होती है। पहला जो हमें देखना होता है वो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, और दूसरा जो होता है वो हमें देखना होता है रूल्स या डिनोट्स। अब हम यहां पर ये समझते हैं कि अगर कोई भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहां से क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं, और क्वेश्चन में एंट्री लेने के बाद हम किन चीजों को अंडरलाइन करते हैं, किन चीजों को समझते हैं, और समझने के बाद में कैसे हम उसका आंसर निकालते हैं, उसके लिए हमें इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। हमें डिनोट्स या रूल्स पता होने चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन सा टेंस यूज किया जाता है, और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और सेंटेंस स्ट्रक्चर में खास करके मैं इन दो चीजों को अंडरलाइन करूंगा। हमें उसका हेल्पिंग वर्ब और हमें उसका मेन वर्ब जो है वो पता होना चाहिए कि किस टेंस में किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और किस टेंस में किस तरह का मेन वर्ब यूज होता है। ये दो चीजें हमें ठीक से पता होनी चाहिए। अगर हमें इतना पता है तो टेंस से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत आसानी से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी सॉल्व हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के भी सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर और रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, किसे कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर? हर भाषा के अंदर किसी भी वाक्य का निर्माण करने के लिए एक निश्चित संरचना होती है कि किसके बाद में क्या आएगा। ठीक है, यानी कि कर्ता कहाँ आएगा, कर्म कहाँ आएगा, क्रिया कहाँ आएगी, इसका एक निश्चित क्रम होता है। सेम उसी तरीके से जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो कैसे काम करता है? वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ऐसे काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है? तो सीधा सीधा हम कर्ता के लिए कह देते हैं क्रिया का संपादक। क्रिया का संपादक यानी कि वह वाक्य का वह शब्द जो क्रिया का संपादन करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सीधा सीधा चाहूं तो यह भी कह सकता हूं कि जो क्रिया का संपादन करता है, लेकिन वाक्य में कौन दिखाई दे रहा है जो क्रिया का संपादन कर रहा है, उसे पहचानना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एक जो कर्ता होता है, एक जो सब्जेक्ट होता है, उसे दर्शाने के लिए या उसके महत्व को बढ़ाने के लिए कई सारे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले कई सारे विशेषण लगा दिए जाते हैं उससे पहले।
तो विशेषण और कर्ता मिलकर के 4-5 शब्दों का एक समूह बन जाता है। अब वो समूह तो बन गया, लेकिन कई बार उसमें यही समझ में नहीं आता कि इन 5 शब्दों में से कर्ता कौन है। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है कि हम अपने कर्ता को जाने, हम अपने कर्ता को पहचाने। और क्योंकि हमारा नियम है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वो क्रिया कैसी हो सकती है, सहायक क्रिया या फिर मुख्य क्रिया। तो इसलिए हमें यहां पर कर्ता की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जितना अच्छे से हम अपने कर्ता को जानेंगे उतनी आसानी से हम यहां पर सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी होती है। फिर हमें जाना होता है रूल्स या डिनोट्स पे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिया है, एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ही डैश वॉक इन द गार्डन डेली। अब सबसे पहले तो मैंने यहां पे अपने कर्ता की पहचान कर ली। ठीक है, क्रिया जो है वो मुझे यहां पर भरनी है, क्योंकि यहां मैंने बताया था कि प्रश्न हमसे जो पूछा जाता है वो किस पे पूछा जाता है, क्रिया पर पूछा जाता है कि बताओ यहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी या कौन सी मेन वर्ब आएगी, कौन सी सहायक क्रिया और कौन सी मुख्य क्रिया आएगी। तो मैंने सबसे पहले अपने यहाँ पे किसको हाईलाइट कर लिया कि भाई मेरा कर्ता कौन है, तो ही मेरा कर्ता है। तो मुझे जो भी भरना है वो ही के अनुसार भरना है, ही के अकॉर्डिंग भरना है। लेकिन मैं कौन से टेंस का भरूं, पास्ट का, सिंपल पास्ट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका भरूं, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या ढूंढना होगा, कोई ना कोई ऐसी एक चीज ढूंढनी होगी जिससे मुझे समय का पता चले। और समय का पता किससे चलेगा हमें, जब हमें रूल्स या डिनोट्स की जानकारी होगी। जैसे यहां मेरा एक शब्द आया है यहां मेरा एक शब्द आया है डेली। क्या शब्द आया है, डेली। अब जो कार्य दिनचर्या में आता है, जो कार्य दिनचर्या में आता है या दैनिक चर्या में आने वाला जो कार्य है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। हमेशा किस में होगा वो कार्य, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उस कार्य को रखा जाता है। और क्योंकि उस कार्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है तो अब मुझे पता चल गया कि वॉक का मुझे जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरना है वो किसके अकॉर्डिंग भरना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार भरना है। और ये बात मुझे किससे पता पड़ी, ना ही से पता पड़ी, ना वॉक से पता पड़ी, ना इन द गार्डन से पता पड़ी। ये मुझे किससे पता चला, डेली से। डेली क्या है, ये मेरा एक एडवर्ब है। क्या है, मेरा एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब हिंदी में कहूं तो क्रिया विशेषण। क्या है मेरा, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का क्या मतलब होता है, वह शब्द या वह विशेषण जो क्रिया के बारे में हमें कोई जानकारी देता है। और डेली कैसा है, टाइम बेस्ड एडवर्ब है, यानी कि क्रिया के होने के समय को बताता है। क्रिया के होने का समय पता चल गया तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस निकल के आ गया। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। और दूसरी चीज हमें क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर से हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिल गई। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही के साथ किसका प्रयोग होना चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यहां पर हमारा नियम बनेगा। क्या नियम बन जाएगा गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का हमें यहां पर प्रयोग करना है। तो वॉक के साथ मैंने ये वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही है, एस लगाया तो क्या बन गया, वॉक्स। तो ही वॉक्स इन द गार्डन डेली, यानी वह प्रतिदिन बगीचे में चलता है। आई मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन के अंदर एंट्री लेते हैं। हमें दो चीजें पहचाननी होती है। पहली चीज, हमें अपने कर्ता की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज, हमें उन नियमों की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि हमारा वाक्य कौन से टेंस का है। और यही तीन आधार हैं जिस पर हम पूरा टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप डिनोट्स या रूल्स के कुछ एग्जांपल यहां देख सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ है तो किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हैबिचुअल एक्शन है, आदतन क्रिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, भूतकालिक आदतन क्रिया है सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अनअवॉइडेबल फ्यूचर है, ऐसा फ्यूचर है जिसे टाला नहीं जा सकता। अभी दिन हो रहा है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, कल सुबह सूरज उगेगा। अब कल सुबह सूरज का उगना क्या आप टाल सकते हो क्या? आप मना कर दो जाके सूरज को, भाई कल सुबह मत उगना, ऐसा होगा क्या? ठीक है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, फिर सर्दियां आएंगी, फिर गर्मियां आएंगी, आप इसे रोक सकते हो क्या? कोई भी इसे रोक सकता है क्या? इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये कैसा फ्यूचर है? अपरिहार्य भविष्य, यानी जिसे टाला नहीं जा सके, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज दिखाई दे तो हमें टेंस का पता चल जाएगा कि कौन से टेंस में यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी आती है उसकी जानकारी भी हमें मिल जाएगी। तो बहुत ही आसानी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें सही जगह से एंट्री लेना जरूरी है। कई लोग क्या है, पूरे एक बहुत बड़ी लाइन होती है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है और एक मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पूछी है, और वहां पे क्या करते हैं, सारे ही वर्ड्स को पढ़ने लग जाते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से आधे का तो मतलब ही नहीं पता भाई, और वो देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बोले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। आपको कहा किसने क्वेश्चन समझने के लिए? आपको जरूरत है क्या क्वेश्चन समझने की? उस सेंटेंस को समझने की आवश्यकता है क्या सॉल्व करने के लिए? नहीं है। सीधा जाओ, एडवर्ब ढूंढो, सीधा जाओ अपना सब्जेक्ट ढूंढो, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस एडवर्ब से जो भी आपको टेंस मिल रहा है उसकी फॉर्म भर दो, वर्ब की, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म भर दो, काम खत्म। अगर 10 विशेषण हैं कर्ता के, तो मुझे उनमें से 10 में से एक से भी मतलब नहीं है। अगर 10 वर्ड्स दे रखे ना एडजेक्टिव के, 10 विशेषण दे रखे हैं जो किसी कर्ता को दर्शाते हैं, मेरा क्या मतलब है? मुझे कर्ता से मतलब है। एक लड़का है, ठीक है, अ टॉल डार्क एंड हैंडसम बॉय, तो यहां पे टॉल से मेरा कोई लेना देना नहीं, डार्क से मेरा कोई लेना देना नहीं, हैंडसम से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा लेना देना है बॉय से। तो मैं सीधा बॉय को अंडरलाइन करके और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूंगा। मेरा क्या मतलब है उससे? आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए कभी भी हमें इस तरीके से काम नहीं करना है कि हम खुद ज्यादा कंफ्यूज होते चलें, हमें कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। तो हम वाक्य में केवल उन्हीं चीजों को देखेंगे जिनकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत नहीं हम उसे पढ़ेंगे भी नहीं, हम उसे मार्क भी नहीं करेंगे, ना उसके बारे में कुछ करेंगे। जब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आप इस चीज को हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हुए देखोगे कि मैं सीधा जाऊंगा, सब्जेक्ट को मार्क करूंगा, उस चीज को मार्क करूंगा जिससे मुझे टेंस मिल रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स देखूंगा, खत्म काम। उसके अलावा सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मुझे मतलब ही नहीं, मैं देखता भी नहीं, और आपको भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा उस क्वेश्चन के अंदर घुसोगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है गाइस, तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि होने वाला है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें 2 चीजों का अध्ययन करना है। पहली चीज कौन सी देखनी है हमें? अरे बोलो भाई, पहली चीज कौन सी देखनी थी? सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरी चीज हमें देखनी थी डिनोट्स या रूल्स। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर से, और जैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद हम रूल्स या डिनोट्स की बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिर से मैंने यहां लिखा है कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होने वाला है। 99% ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है, सर हमें टेंस समझने में प्रॉब्लम है, सर वाक्य निर्माण करने में बहुत दिक्कत आती है, सर कई बार ऐसा होता है कि इज एम आर लगाना या हेल्पिंग वर्ब लगाना तो आता है लेकिन सब्जेक्ट देख के समझ में ही नहीं आता कि कौन सा लगाम है उसके साथ। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि आज हम सब्जेक्ट ही डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने तरीके का हो सकता है। तो जब हमें वर्ब का यूज करना है, किसका यूज करना है? वर्ब का। तो हमें बस केवल यह पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें इससे संबंधित और कोई जानकारी नहीं चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा लूंगा, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा लूंगा। फालतू ना आप परेशान हो ना हमें परेशान करो।
सही है कि जिस तरह का मेरा सब्जेक्ट होगा, जिस तरह का मेरा सब्जेक्ट का नेचर होगा, मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का नेचर भी वैसा ही ले लूंगा। उससे आगे मेरे को विचार करने की आवश्यकता नहीं। सब्जेक्ट हमारा पहला टॉपिक आता है और उसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारे 3 तरह के हो सकते हैं। या तो मेरा सब्जेक्ट कोई नाउन होगा, यानी कि कोई संज्ञा होगी, या मेरा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा, यानी कि सर्वनाम होगा, या मेरा सब्जेक्ट कोई जेरेंड होगा। ठीक है, तो जेरेंड के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे लगता है कि इससे शायद परिचित नहीं होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसे जेरेंड कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि है संज्ञा या नाउन। तो एक संज्ञा जो है उसमें कितने तरह के वाक्य या कितने तरह के सब्जेक्ट हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर हमें संज्ञा से संबंधित मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स है अगर उनकी जानकारी होगी तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फिल करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो संज्ञा जो है या फिर आप ये कह सकते हैं नाउन जो है, उसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ नाउन इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन किसे कहते हैं और 5 प्रकार के नाउन पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में जो उसके आप ये कह सकते हैं कि रूल्स हैं उधर हम नहीं जा रहे अभी, वो हम फिर कभी जब स्पेसिफिकली नाउन पढ़ेंगे तब उसको पूरा कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जितनी हमें सब्जेक्ट की जरूरत है केवल उतना उठा रहे हैं। ठीक है, नाउन जो है किसे कहते हैं, 5 प्रकार के नाउन देखने वाले हैं। इसका बस जो वर्गीकरण है वो सही तरीके से हो जाए। तो नाउन जो है, सबसे पहली बात, क्या वो काउंटेबल है? क्या काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे गिना जा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जिसे गिन सकते हो वो चीज काउंटेबल कहलाएगी। मैं आपको कहूं कि एक काम करो, क्लास में चेयर कितनी है गिन लो, गिन सकते हो ना? 1 2 3 4 5। क्लास में स्टूडेंट कितने हैं गिन लो, गिन सकते हो ना? 1 2 3 4 5। एक बॉटल में पानी कितना है गिन लो। कैसे गिनोगे? गिन पाओगे क्या? अरे भाई गिन पाओगे क्या? एक लकड़ी जो है या एक टेबल के अंदर एक लकड़ी लगी हुई है, तो मुझे बताओ कि उसके अंदर कितनी लकड़ी लगी हुई है। मैं लकड़ी के टुकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ऊपर जो पीस होता है मेजर पीस, उसमें कितनी लकड़ी है, तो आप वो कभी गिन नहीं सकते। ठीक है, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो क्या हमारी काउंटेबल है क्या ये? और काउंटेबल नहीं है तो क्या ये अनकाउंटेबल है? ठीक है, तो हिंदी में आप लोगों के लिए लिख देता हूं मैं, शब्द थोड़ा सा भारी है, पचा लेना प्लीज। गणनीय, जिसे गिना जा सके, और अगणनीय। मुझे और कोई एक शब्द में और कुछ ऐसा सूझा ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके अलावा और कोई दूसरा शब्द मिल जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में तो नहीं आया। आप अगर इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो कीजिएगा ज़रूर, मुझे भी बताइएगा कि इसकी जगह आप और क्या लिख सकते हैं। काउंटेबल को गणनीय, जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल को अगणनीय, जिसे नहीं गिना जा सके। अब देखिए, काउंटेबल जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है वो 2 तरह के हो सकते हैं। या तो होंगे वो सिंगुलर, या होंगे वो प्लूरल, या तो होंगे वो एक वचन, या होंगे वो बहुवचन। एक वचन और बहुवचन किसे कहें? अगर किसी चीज को गिना जा सकता है और हमने गिन करके ये तय कर लिया कि एक है। किसी चीज को अगर गिना जा सकता है और गिन करके हमने क्या तय किया, क्योंकि काउंटेबल है ना, गिन करके हमने क्या तय कर लिया, एक है, तो हम उसे सिंगुलर नाउन कह देंगे। और अगर मैं कहूं कि भाई 2 या 2 से अधिक है, या तो 2 है या 2 से अधिक है, तो मैं क्या कह दूंगा, ये प्लूरल नाउन है भैया, ये बहुवचन है। आपने कहा मेरी कक्षा में 15 लड़के हैं, तो 15 लड़के के लिए क्या हो गया, 15 बॉयज, बॉय नहीं बॉयज। आपको कैसे पता चला कि 15 है? कैसे पता चला 15 है? गिन के ही तो पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आपने गिना, इसका मतलब वो क्या है, काउंटेबल है। और आपने देखा एक नहीं है, एक से अधिक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक है, तो आपने क्या कह दिया कि सर बॉयज जो है वो एक
प्लूरल नाउन है, वो एक ऐसी संज्ञा है जो बहुवचन को दर्शाती है। अगणनीय या अनकाउंटेबल नाउन जो है ये हमेशा सिंगुलर ही होती है, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकती। अगर जबरदस्ती करके इसको प्लूरल में लेके जाओगे ना तो मतलब अपना अर्थ बदल लेगी, अपना अर्थ बदल लेगा। ये नाउन की क्या नेचर होता है कि ग्रामर में आप ये देखो कि जिस चीज के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे ना वो अपने अर्थ को बदल लेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वुड हमेशा सिंगुलर में रहता है क्योंकि लकड़ी को गिना नहीं जा सकता। वुड को आपने जबरदस्ती करा के नहीं सर हम तो वुड्स करेंगे, कर लो। वुड्स का मतलब होता है जंगल, लकड़ियां नहीं। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। वाटर का मतलब पानी, वाटर्स का मतलब कोई भी ऐसा स्थान जहां पर जल का स्रोत हो, जलाशय हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो समुद्र हो, ऐसी जगह को वाटर्स कहा जाएगा। तो पानी का मतलब पानियां या पानियों नहीं हो जाएगा, वाटर का वाटर्स करोगे तो जो वर्ड्स हमेशा सिंगुलर में रहते हैं उन्हें सिंगुलर में ही रहने दो, क्योंकि वो क्या है, अनकाउंटेबल है। और जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे 1 2 3 4 कर नहीं सकते, उसे आप प्लूरल कैसे करोगे। तो यही सारी की सारी चीजें हैं जो नाउन का आज टॉपिक है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी तरह की नाउन्स हैं जो काउंटेबल है, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती हैं, कौन सी तरह की नाउन है जो अनकाउंटेबल हैं और हमेशा सिंगुलर में ही रहती हैं, कभी प्लूरलाइज नहीं होती या कभी बहुवचन में नहीं जाती। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन हमें यहां क्या कहती है, नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग, इस दुनिया में कुछ भी, कैसा भी, जिसका कोई नाम हो, जो कहकर के आप उसे पुकार सकें या आप बता सकें, परिचय दे सकें। क्या है, टेबल है भाई। तो टेबल क्या हो गई, नाउन हो गई, क्योंकि उस वस्तु का नाम है और नाम क्या है, टेबल। आई मेरी बात समझ में। तो इस दुनिया में कुछ भी, कैसा भी, जिसका कोई नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। उस वस्तु को नाउन नहीं कहते, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार इत्यादि के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो सीधे तौर पर जो मैं मानता हूं वो ये है, नाउन इज इक्वल टू नेम। किसी भी चीज का कोई जो नाम है उस नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो इसमें सबसे पहला नाउन जो हमारा आने वाला है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। मैंने कह दिया राम तो राम ही समझेगा, मैंने कह दिया लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही समझेगा, मैंने कह दिया सुरेश, दिनेश, रीना, सीता, आंचल, जो भी व्हाट्सएवर। जब भी किसी का एक निश्चित नाम होता है और उससे उसकी पहचान हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे तो समझ लो कि आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई मेरी बात समझ में। तो जब हम किसी शहर का नाम लेंगे तो भी वो प्रॉपर नाउन में ही आएगा। तो खास करके व्यक्ति का नाम और स्थानों का नाम जो है हम उन्हें देखते हैं कि वो प्रॉपर नाउन में ज्यादा अपना वर्चस्व रखते हैं। उसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी आ जाते हैं जो प्रॉपर नाउन में होते हैं लेकिन उनसे बहुत स्पेसिफिकली उसकी पहचान नहीं होती। लेकिन आप ये कहोगे कि 85 to 90% आपको वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिससे आप एग्जैक्टली किसी चीज की पहचान कर सकते हैं, तो वह प्रॉपर नाउन में आता है। और प्रॉपर नाउन जो है ये एक काउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये गणनीय है, इसे गिना जा सकता है। ठीक है, एक कक्षा के अंदर 5 राम बैठे हैं, क्या कर लोगे, ठीक है, 5 को गिनोगे ही सही ना। लेकिन प्रॉपर नाउन जर्नली हम लोग जो है सिंगुलर में ही इस्तेमाल करते हैं। रामो तुम सब आ जाओ, ऐसा बोला नहीं जाता। ठीक है, सब राम आ जाओ, ऐसा फिर भी बोला जा सकता है। तो बात को समझने की कोशिश करना, इसमें जिद बहस मत करना कि जो हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन वो काउंटेबल होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहली बात होता है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में स्टैंड कर सकता है। लेकिन अगर मुझसे सामान्य अर्थों में पूछा जाए तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। किसी का अगर कोई नाम है तो वो सिंगुलर ही होगा। किसी का नाम है 56 दास, तो 56 का मतलब 56 करके उसको प्लूरल थोड़ी कर दोगे, आदमी तो एक ही है ना। तो जब हम किसी की पहचान करते हैं तो वहां पर उसके नाम का प्रयोग हम सिंगुलर के तौर पे करते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको हम प्लूरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो ये बताता है कि
जहां पर हम किसी की पहचान कर रहे हैं और पहचान करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे लोगों के लिए कौन कौन से कॉमन नाउन हो सकते हैं? मदर, फादर, बेबी, चाइल्ड, टॉडलर, टीनेजर, ग्रैंड मदर, स्टूडेंट, टीचर, मिनिस्टर, बिजनेस पर्सन, विमेन या फिर मैन। अब ये सारे के सारे शब्द जो है, मदर का मदर्स हो सकता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, टीनेजर का टीनेजर्स हो जाएगा, मैन का मैन हो जाएगा MEN, वुमन का विमन हो जाएगा WOMEN हो जाएगा इसका भी, मिनिस्टर का मिनिस्टर्स हो जाता है, टीचर का टीचर्स हो जाता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन जो है उसे भी हम देखें तो ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा काउंटेबल है, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। वैसे ही एनिमल्स में आपको नाम मिल जाएंगे, लॉयन, टाइगर, बियर, डॉग, कैट, एलिगेटर, क्रिकेट, बर्ड, वुल्फ, है ना। थिंग्स में टेबल, ट्रक, बुक, पेंसिल, आईपैड, कंप्यूटर, कोट या बूट्स। प्लेसेस के अंदर सिटी का सिटीज हो सकता है, स्टेट का स्टेट्स हो सकता है ना। कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, कॉफी शॉप है, रेस्टोरेंट है, पार्क है, जू है। आइडियाज यानी कि विचार जो है, एनवी, लव, हेट, रेस्पेक्ट, पेट्रोटिज्म और प्राइड, ये सारे के सारे विचार हैं, आइडियाज के नाम हैं, विचारों के नाम हैं। तो इन्हें हम लोग प्लूरल जनरली करते नहीं है ना, ये सिंगुलर में ही रहते हैं, ये ज़्यादातर प्लूरल में नहीं जाते आइडियाज़ वगैरह। बाकी के जो ऊपर के चार हैं वो प्लूरल में जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अगर कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें ये देखना है कि वो सिंगुलर स्टेटस पे है या प्लूरल पे है। आपको सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर नहीं करना है, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसके बारे में आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस उसे पहचानना है, और पहचानने के लिए उन शब्दों का हमें पता होना चाहिए। तो खास करके ये जो है, ये तो सिंगुलर में ही रहते हैं, लेकिन बाकी के जो है ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि चाइल्ड लिखा है कि चिल्ड्रन लिखा है। कई सारे ऐसे महान विद्यार्थी भी हैं जो चिल्ड्रन के लास्ट में एस ढूंढने लग जाते हैं कि सर इसमें लास्ट में एस तो है ही नहीं, प्लूरल कैसे हुआ। तो सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए हर बार एस या ES या IS ही नहीं लगाना होता है। ठीक है, कई बार वर्ड भी पूरा चेंज हो जाता है, या उसमें दूसरे जो सफिक्स हैं या प्रीफिक्सेस लग करके भी उसे प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जहां पर किसी समूह को दर्शाया जाए। कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे? जहां बात हो किसी समूह की, जहां बात हो किसी ग्रुप की। तो जहां समूह या ग्रुप को दर्शाया जाएगा वहां पर लोग चाहे 50 हों, समूह तो एक है। भाई आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी, पर क्लास कितनी है? क्लास तो एक ही है। ठीक है, आपके टीचिंग स्टाफ के अंदर चाहे 50 टीचर्स हों, लेकिन स्टाफ कितना है? सब मिलकर के एक स्टाफ बनाना। आई मेरी बात समझ में? तो जहां पर ग्रुपिज्म दिखाई दे, जहां पर आपको समूह दिखाई दे, वहां पर आप समझ जाइए कि कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है। यहां पर अलग अलग शब्द आए, जैसे फैमिली आ गया, क्रू आ गया, बैंड आ गया और ट्रूप आ गया, ट्रूप ऑफ मंकीज, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं कलेक्टिव नाउन को दर्शाते हैं। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक वर्ड है जिसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना। उस तरह के 2-3 वर्ड आते हैं वैसे तो, लेकिन मैं ज्यूरी के बारे में बात करूंगा। ज्यूरी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी का मतलब समझ लो पहले। हम लोग न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में जज होता है। अगर एक जज है तो उसे जज कहेंगे, लेकिन अगर 3 या 5 या 7 जज बैठे हैं फैसला लेने के लिए तो उसे जज ना कह करके ज्यूरी कह दिया जाएगा। ठीक है, क्या कह दिया जाएगा? ज्यूरी। तो अगर ज्यूरी के अंदर हमें, ज्यूरी सिंगुलर होती है कि प्लूरल होती है, इसका जो डिपेंडेंसी होती है वो कभी भी ज्यूरी शब्द पर नहीं होती है, किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है उस पे होगी। जैसे कि अगर ज्यूरी के अंदर समरूपता है या फिर विषमता है। ज्यूरी में 5 जज बैठे हैं, 5 जजेस में से 5 ने कह दिया कि भाई ये आदमी अपराधी है। 5 जज बैठे हैं और 5 ने क्या कह दिया? ये आदमी क्या है? अपराधी है। तो 5 के 5 समरूप हो गए ना, तो यहां पर ज्यूरी हमारी सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन 5 बैठे हैं, 5 में से 3 ने कहा अपराधी है, 2 ने कहा अपराधी नहीं है। यानी कि 3 तो उसे अपराधी मानते हैं, 2 उसे अपराधी नहीं मानते, किसी भी व्यक्ति को जिसकी वो सुनवाई कर रहे हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहेंगे कि ज्यूरी जो है वो प्लूरल है। क्यों? क्योंकि समरूपता दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सा कठिन हो गया क्या? आसान शब्दों में बात करते हैं। चलो, एक छोटी सी बात है, एक समूह को मैं समूह कब मानूंगा? जब सारे समूह किसी एक निश्चित उद्देश्य से साथ में जुड़े हुए हैं और उनमें वो जुड़ाव दिखाई दे, तो ही तो वो सिंगुलर है, क्योंकि वो समूह का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनमें से आधे अलग हो जाए तो फिर एक समूह कहाँ रहा? फिर तो एक समूह नहीं रहा ना। तो ज्यूरी के साथ भी यही है, ऐसा ही बैंड के साथ भी होता है, ऐसा ही ऑर्केस्ट्रा के साथ भी होता है। क्या होता है कि सारे ऑर्केस्ट्रा में जितने भी है, तबला वाला, पैड बजाने वाला, ड्रम बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, फ्लूट बजाने वाला, गिटार बजाने वाला, सब मिलकर के एक गाना बजा रहे हैं, तो समरूपता है भाई। 10 जने हैं, 10 मिलकर के एक ही गाना बजा रहे हैं, तब तो समरूपता है। लेकिन फ्लूट वाला अपनी अलग फ्लूट बजा रहा है, पियानो वाला अलग पियानो बजा रहा है, इधर आपके गिटार वाले भाई साहब अलग ही कुछ बजा रहे हैं, ढोलक वाला कुछ अलग ढोलक बजा रहा है, और कुछ तालमेल नहीं है आपस में। तो बताओ ग्रुप कहाँ हुआ, समूह कहाँ हुआ? फिर तो समूह हुआ ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्केस्ट्रा को हम लोग प्लूरल मान लेंगे, सिंगुलर नहीं मानेंगे। तो जब हम समूहवाची संज्ञा की बात करते हैं तो समूह का भाव वहां दिखाई देना चाहिए। अगर समूह का भाव नहीं आ रहा तो फिर काय की समरूपता, फिर काय का समूह? आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर हमें कलेक्टिव नाउन में कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिसमें हमें देखना होता है कि भाई ये समरूप है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन जो है उसमें हमारे सारे पदार्थवाची कह देते हैं या फिर इसे द्रव्यवाची कह देते हैं। हिंदी से समझ लो, मटीरियल वैसे समझने में जाओगे तो दिक्कत होगी, और मेरे तरीके से समझो तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसे कि नापा जाए, मापा जाए या तोला जाए, ठीक है, जिसे या तो नापो फीता लेकर के, इंची टेप लेकर के, या मापो, मापने का मतलब होता है जैसे दूध आ गया जो लीटर्स में होता है ना, उसे मापना कहते हैं, या फिर तोलना जो तराजू पर तोला जाए। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें जिसे नापना, मापना या तोलना पड़े, जैसे कि इसमें आ गया गोल्ड, सिल्वर, कोल, रॉक, वाटर, सनलाइट, लेदर, वुड, सैंड, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मटेरियल नाउन के अंदर आती है, क्योंकि इन्हें या तो नापा जाएगा या मापा जाएगा या फिर तोला जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमेशा सिंगुलर होंगी, ये कभी प्लूरल नहीं होंगी। ये हमेशा किस में स्टैंड करेंगी? हमेशा, ऑलवेज ये सिंगुलर में ही स्टैंड करेंगी। यानी कि कभी भी कर्ता के रूप में अगर ये सब दिखें तो हमेशा आप इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपके गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और कभी अगर इनमें से कोई प्लूरल आए, वाटर का वाटर्स हो जाएगा, वुड का वुड्स हो जाएगा, तब भी ये सिंगुलर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वुड्स होने के बाद ये प्लूरल हो गए, क्योंकि वुड्स का मतलब होता है जंगल, और एक जंगल। आई मेरी बात समझ में? वाटर्स का मतलब जलाशय, एक जलाशय, तो वाटर का वाटर्स भी कर दोगे तब भी वो सिंगुलर ही रहेगा। अर्थ तो बदल ही जाएगा, और अर्थ बदलने की वजह से वो प्लूरल तो हो नहीं पाएगा, और अपना जो वास्तविक अर्थ देगा उस वास्तविक अर्थ में भी सिंगुलर ही रहता है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए ये कभी भी प्लूरलाइज नहीं होते हैं। तो खास करके इसके अंदर आ जाता है द्रव्य, ठोस और गैस। ठीक है, ये तीन चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, किसमें? आपके मटेरियल नाउन के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इसे एक बार और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक आध पॉइंट इसके अंदर और है कि जब भी किसी द्रव्य का या किसी गैस का या किसी अन्य ठोस का अगर हम लोग प्लूरल करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि मुझे तो जिद है साहब, मैं तो प्लूरल करूंगा ही करूंगा, तो उसके लिए पता है क्या होगा? फिर उसमें आ जाएगी फिर यूनिट, संख्या प्लस यूनिट। यूनिट का मतलब हो गया इकाई। यूनिट या इकाई का मतलब क्या होता है गाइस? कि अगर मैं कह रहा हूं कि चावल,
अब मुझे चावल, बहुत सारे चावल बताने हैं, तो मैं कह दूंगा 10 किलो चावल, तो 10 क्या हो गई मेरी संख्या हो गई, किलो क्या हो गई मेरी इकाई हो गई। उस तरीके से मैं उसे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 10 लीटर, 50 लीटर, 20 मिलीलीटर, ऐसा मैं उसको कर सकता हूं, लेकिन तब भी वो सिंगुलर ही रहने वाली है, अर्थ में वो प्लूरल तब भी नहीं होगी। क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा है, जो भाव को दर्शाती है, आपके मन का या बुद्धि का विषय होता है ये। तो भाववाचक संज्ञा जो है उसे ना तो नापा जा सकता है, ना मापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना गिना जा सकता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। आज पापा ने डांट दिया, आज मैं 250 ग्राम गुस्सा हूं ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एंगर जो है उसे ना आप गिन सकते हो कितना गुस्सा है भाई, आज 10 गुस्सा हूं, 15, 25 गुस्सा हूं, आज तो 100 गुस्सा हो गया मैं ऐसा नहीं होता, गुस्सा गिन नहीं सकते। ओके, गुस्सा सिंगुलर ही रहेगा। साथ ही साथ आप कहेंगे कि भाई चलो गिन नहीं सकते सर, तो नाप लेते हैं, माप लेते हैं, तोल लेते हैं, तो क्या कहोगे? 250 ग्राम गुस्सा हूं, या आधा किलो गुस्सा हूं, या 20 लीटर गुस्सा हूं, कितना गुस्सा हूं? तो जिसे ना नापा जा सके, ना मापा जा सके, ना तोला जा सके, ना गिना जा सके, केवल और केवल महसूस किया जा सके, केवल और केवल फील किया जा सके, वो हमारी कौन सी संज्ञा होती है? वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ग्लोरी, गौरव, ऑनर, करेज यानी साहस, लव प्रेम, ट्रुथ सत्य, ऑनेस्टी ईमानदारी, सिंबलिज्म का मतलब है प्रतीकात्मकता। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये संज्ञा में तो आते हैं, लेकिन ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, क्योंकि ये केवल और केवल महसूस किए जा सकते हैं, उसके अलावा इनका और कोई भी अन्य हम काम इन्हें नहीं ले सकते। ठीक है गाइस, तो वापस से अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ जाता है नाउन। नाउन में हम लोगों ने कितने तरह के नाउन देखे भैया? टोटल 5 तरह के देख लिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ये 3 जो हैं ये 3 काउंटेबल हैं, और क्योंकि ये काउंटेबल हैं तो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। ये 2 जो हैं ये अनकाउंटेबल हैं, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई नाउन आ जाता है हमारे टेंस के क्वेश्चन में, तो नाउन आया है, अब नाउन के बारे में हमें अगर पता होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी तो इज या आर, वॉज या वर, हैज या हैव, हाँ, इसका प्रयोग हम किस आधार पे करेंगे? जब हमें जानकारी होगी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर हमें इसकी जानकारी ही नहीं है तो हम सिंगुलर या प्लूरल किसी का भी प्रयोग वहां पर नहीं कर सकते। और अगर हम अपने सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पहचानेंगे तो टेंस पर कमांड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गाइस। इसलिए अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देखिए, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझिए। कर्ता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कर्ता की जानकारी के बाद में सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसान है, लेकिन कर्ता का पता लगाना और कर्ता के बारे में सही जानकारी होना हमें सबसे पहले आवश्यक है, खास करके जब वो नाउन फॉर्मेट में होता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज सब्जेक्टिव नाउन या फिर नाउन एज अ सब्जेक्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एक कर्ता के रूप में जब हमारा संज्ञा आती है या नाउन आता है तो कैसे हम उसे सिंगुलर या प्लूरल डिटरमाइन करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग आराम से अपनी वर्ब का प्रयोग कर सकें। तो गाइस, इस लेक्चर में मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन केवल इतना सा है कि मुझे ये बताइए कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम एडजेक्टिव दिखाई देता है, यानी कि सिंस और फॉर के साथ में समय जुड़ा हुआ हो, तो उस सेंटेंस का टेंस आप कौन सा डिटरमाइन करेंगे या कौन सा टेंस आप उसका मानेंगे अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। बाकी फिर इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस तो करने ही वाले हैं। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।